Good morning to all our students. Navodaya Institute of Secondary Studies welcomes you once again. Today we are going to study about rise of nationalism in Europe. It is the third part of the particular video and the topic is French Revolution and the idea of the nation. So students, आज का टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो जब हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हैं तो उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आज उसी रोल को हम लोग समझेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक गांव में अगर एक छोटा परिवार है और उस परिवार का एक कोई सदस्य बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है तो लोग, बाकी परिवार, गांव के लोग उसको फॉलो करते हैं, वो उसका आइडियल बन जाता है। तो यूरोप में जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789, जिसमें लुइस 16 की जो डायनेस्टी थी, मोनार्की थी, वो पूरी तरह से अबॉलिश हुई। तो यूरोप के बाकी देशों ने भी ये सोचा कि हम लोग भी जो है वो फ्रांस के तरह अपने देश में मोनार्कियल गवर्नमेंट को ख़त्म करेंगे और डेमोक्रेसी को लाएंगे, सॉवरजेनिटी को लाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बात पे डील करेगा कि कौन कौन से फैक्टर रहे जिसके वजह से फ्रांस एक आइडियल कंट्री बन गया यूरोप के बाकी देशों के लिए। वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी और बीच में आप नेपोलियन की एंट्री भी देखेंगे कि नेपोलियन ने ऐसा क्या क्या काम किया, नेपोलियन के कौन कौन से स्टेप्स थे, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द नेपोलियन which made the people of France realize that they are not a part from the country but they are a part of a nation. So students, without wasting the time, let us start the class. So in the first slide you can see, आप देख सकते हैं, the first clear expression of nationalism come with the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ और सबसे पहले जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया। नेशनलिज्म के बारे में आपने रेनन की थ्योरी पढ़ी है, वन नेशन वन फ्लैग, वन कॉमन फेस्टिवल, वन कॉमन कस्टम्स, बट डाइवर्सिटी वाज मेंटेन्ड। इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के रेनिन जो है वो चल रहा था और उसी के कॉन्सेप्ट को वापस से पूरा करने के लिए हम लोगों ने आज का टॉपिक जो शुरू किया है वो है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस तरह से यूरोपियन रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड है, यूरोप में नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस से कैसे गाइडेड हुआ, वही हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रांस जो था 1789 के पहले तक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था। फ्रांस एक स्टेट था जिसका एक मोनार्क था लुइस 16, जिसके एंगल में, जिसके गाइडेंस में, जिसके डिक्टेटरशिप में फ्रांस चल रहा था, जो कि एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, जो कि आप क्लास 9 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बिल्कुल अच्छे से पढ़े होंगे। अब देखिए सेकेंड स्लाइड कहता है कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आया उसके वजह से जो सॉवरजेनिटी थी, जो सत्ता थी, वो मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन के हाथ में चली आई। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक बदलाव, उसके संविधान में चेंज आया, उसके पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आया और तब जाके पूरी की पूरी पावर का ट्रांसफ़र जो है मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन के हाथ में हुआ। और जब फ्रांस के लोगों के हाथ में शक्ति आ गई तो फ्रांस के लोग जो थे उन्होंने अपना सरकार बनाना सोचा और फ्रांस में डेमोक्रेसी आने का स्टेप शुरू हुआ और वहाँ भी जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट बनने का प्रयास शुरू होने लगा। और यही कारण था कि इस रिवॉल्यूशन ने प्रोक्लेम किया कि पीपल जो हैं, जो उस देश के लोग हैं, वही उस देश के नेशन का हिस्सा हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये बात क्लियर हो गया कि जो लोग भी उस देश के हिस्सा हैं
जो लोग भी उस देश का पार्ट है वो एक नेशन को फॉर्म करते हैं, और उस नेशन की डेस्टिनी उन लोगों के हाथ में है, ना कि एक राजा के हाथ में है, ना कि एक तानाशाह के हाथ में है, ना कि एक मोनार्क के हाथ में है। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्लियर कर दिया, जबकि एक देश, एक नेशन का डेवलपमेंट उस देश के लोगों के हाथ में है, सिटीजन के हाथ में है। देखते हैं आगे क्या कहता है। आइडिया ऑफ ला पार्टी एंड ली सिटॉन, दैट इज कॉल्ड फादरलैंड और सिटीजनशिप। ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक फादरलैंड का जो है कल्पना करने लगे लोग। फादरलैंड का मतलब लोगों को अपने जमीन से प्यार हो गया, वो अपने आप को किसी स्टेट का नागरिक नहीं समझते थे, बल्कि एक देश का, एक राष्ट्र का नागरिक समझते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। और उनके अंदर एक सिटीजनशिप की भावना आई। वो किसी स्टेट के नागरिक कहलाना पसंद नहीं करने लगे, वो फ्रांस के नागरिक कहलाना पसंद करने लगे। और वहाँ पे लोगों को इक्वल राइट्स मिला, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल प्रोविजन मिला। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वांट टू से दैट हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कंक्लूजन थोड़ा देख रहे हैं, और उस कंक्लूजन के लाइट में हम लोग फिर यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आया इसको हम लोग जानेंगे। अब देखिए आगे कहता है, जैसा कि रेनन कहता था, फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर को चूज किया गया, रॉयल फ्लैग को हटा दिया गया, स्टेट जनरल बनाया गया, और नेशनल असेंबली को हटा करके उसका नाम चेंज करके स्टेट जनरल बनाया गया। तो ये सारे चेंजेस किए जा रहे थे, और ये सारे चेंजेस जो थे वो फ्रांस में रिवॉल्यूशन आने के बाद के चेंजेस थे। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज्ड, ओथ वर टेकन, मार्टायर कमेमोरेटेड इन ऑल नेम ऑफ द नेशन। जैसा कि मैंने बताया, जैसे इंडिया जब डेमोक्रेसी इंडिया में आई, इंडिया जब फ्रीडम को पा लिया, रिपब्लिक बना, तो उसका नेशनल एंथम बना। इन द सिमिलर मैनर फ्रांस ने भी जो है अपना एक नेशनल एंथम चूज किया, उसने ओथ को चूज किया। इसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, जिसमें कि यूनिफॉर्म लॉ लाया गया, और सारे सिटीजन को उस यूनिफॉर्म लॉ के ऊपर भरोसा कराया गया। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये सारे चेंजेस जो थे वो फ्रांस को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर रहे थे, जिसमें डेमोक्रेसी आने की पूरी संभावना बन रही थी। और यूरोप के बाकी देश फ्रांस को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनते देख रहे थे, और उनके मन में भी कल्पना हो रही थी कि काश उनका देश भी ऐसा होता। वो जो टुकड़ों में जी रहे थे वो टुकड़ों में नहीं जीना चाहते थे, वो भी फ्रांस की तरह अब एक नेशन का रूप लेना चाहते थे। तो इस चैप्टर में हम लोग यही जान रहे हैं इस टॉपिक में कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका यूरोप के बाकी देशों पे क्या असर पड़ा, देखते हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज ड्यूज वेयर अबॉलिश्ड, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। सबसे पहले देखते हैं कस्टम ड्यूटी क्या होता है। जैसे सेंट्रल एक्साइज टैक्स होता है, एक देश से दूसरे देश में जब आप व्यापार करते हैं तो आपको कस्टम एक्सरसाइज ड्यूटी का टैक्स पे करना पड़ता है। तो जब फ्रांस बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ था तो उसको कस्टम ड्यूटी पे करना होता था। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करने के लिए कुछ टैक्स पे करने होते थे, वही कस्टम ड्यूटी कहलाता था। तो कस्टम ड्यूटी, इंटरनल कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया, जितने भी व्यापारियों के ऊपर ड्यूज थे वो खत्म कर दिए गए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ SI यूनिट, और ये फ्रांस में ही आया था सबसे पहले SI यूनिट। तो SI यूनिट को अडॉप्ट किया गया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होगी तो ये सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना होगा। नेपोलियन ने जाने अनजाने जो भी रिफॉर्म किए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हों, लेकिन उस रिफॉर्म के वजह से फ्रांस के लोगों में एक कलेक्टिविटी का सेंस आया, फ्रांस के लोगों में एक कलेक्टिवनेस का सेंस आया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लिया, फ्रांस के गवर्नमेंट को अपने हाथ में लिया, तो उसने एक तरह के मोनार्की को डेवलप किया। हालांकि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स काफ़ी हद तक बहुत अच्छे थे, बहुत सारे गवर्नमेंट में चेंजेस उसने लाया, लेकिन कुछ ऐसे भी उसके रूल्स थे जो कि लोगों को पसंद नहीं थे, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे उसने क्या क्या चेंजेस किया। और नेपोलियन बोनापार्ट के चेंज के वजह से क्या क्या बदलाव आया, उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए उसके वजह से कौन कौन से लोगों के माइंड के कॉन्सेप्ट के थॉट्स में चेंजेस आए। देखिए क्या लिखता है आगे। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच
इट वाज स्पोकन इन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द नेशनल लैंग्वेज। तो देखिए रीजनल डायलेक्ट्स यानी क्षेत्रीय भाषा को खत्म किया गया और फ्रेंच भाषा जो कि उस समय पेरिस में बोली और लिखी जाती थी उसको कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। जैसा कि आपको याद होगा रेनून ने कहा था वन कॉमन फ्लैग वन कॉमन लैंग्वेज। तो फ्रांस की जो कॉमन लैंग्वेज है वो फ्रेंच बनी। आपको याद होगा भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा भले ही है, राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन भारत भी एक राष्ट्र है, फ्रांस भी एक राष्ट्र है, लेकिन फ्रांस की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच, जो कि उस समय पेरिस में बोली और लिखी जाती थी। क्योंकि उस समय पेरिस एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट था, इस वजह से उसको थोड़ी सी वैल्यू मिल गई, तो उस समय फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिवॉल्यूशनरी, देखिए यहीं पे आता है चेंज। जब एक इंसान सफल हो जाता है तो वो बाकियों को गाइड करने की कोशिश करता है। तो वो सारे रिवॉल्यूशनरी लीडर्स जिन्होंने फ्रांस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में वहाँ से मोनार्कियल गवर्नमेंट को हटा करके वहाँ डेमोक्रेसी दिलवाई, अब वही सारे रिवॉल्यूशनरी लोग, वही सारे नेता लोग, वही सारे लीडर्स लोगों ने डिक्लेयर किया कि उनका मिशन है कि फ्रांस का जो नेशन है वो अपना एक डेस्टिनी बनाएगा, वो अपना उद्देश्य बनाएगा कि यूरोप के बाकी लोगों को भी लिबरेट करें डिस्पोटिज्म से, तानाशाह से, और वहाँ के लोगों को यूरोप का पूरा देश वहाँ के लोगों को सौंप दें। एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखता है, द रिवॉल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other people of the nations. What does it mean students? इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये फ्रांस के लोगों का डेस्टिनी है, भाग्य है, ये उनका ड्यूटी है कि वो यूरोप के बाकी लोगों को भी लिबरेट करे, डिस्पोटिज्म से लिबरेट करे, तानाशाह से लिबरेट करे, और उनको भी जो है उनका एक स्वतंत्र राष्ट्र दें। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस ने अब इनिशिएटिव लिया, फ्रांस ने अब इनिशिएटिव लिया कि वो यूरोप के बाकी देशों को भी जो है इंडिपेंडेंट करेगा, वो उसको नेशन स्टेट में कन्वर्ट करेगा, वहां से मोनार्कियल सिस्टम को हटाएगा। और बाकी देश ये चाह भी रहे थे कि फ्रांस उनकी हेल्प करे। आगे आप जब डीप डाउन स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप विल सफर फ्रॉम कोल्ड, यानी जब फ्रांस को जुकाम आती थी तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती थी, उतना इंपॉर्टेंस था फ्रांस का। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब फ्रांस जो है वहां पे मोनार्कियल गवर्नमेंट खत्म हो गई, तो अब जो है फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के नेताओं ने ये सोच लिया कि यो यूरोप के बाकी देशों के लोगों को भी क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट कराएंगे, उनको जो है स्वतंत्र कराएंगे, उनके यहाँ भी जो है वो एक गवर्नमेंट होगी जैसा फ्रांस में है। अब देखिए फ्रांस के इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एजुकेटेड मिडिल क्लास ग्रुप ने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन किया। यानी फ्रांस के एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन किया, और आपने क्लास 9 में जैकोबिन क्लब पढ़ा होगा। ये वैसे ही है इंडियन नेशनल कांग्रेस, युगांतर, अभिनव भारत जैसी संस्था जैसी भारत में काम कर रही थी आज़ादी के लिए, या तो फ्रंट पे या तो हिडन फॉर्म में, वैसे ही जैकोबिन क्लब था फ्रांस में, जहाँ पे रेगुलर डिस्कशंस होते थे, जहाँ पे फ्रांस को कैसे मोनार्कियल गवर्नमेंट से मुक्ति मिलेगी इन सब के बारे में चर्चा होती थी, और जैकोबिन क्लब ने काफ़ी रोल प्ले किया था फ्रांस की क्रांति में। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग ने फिर से जैकोबिन क्लब को ज्वाइन करना शुरू किया। उनकी एक्टिविटीज़, उनके कैंपेन्स ने एक रास्ता बना दिया फ्रेंच आर्मी के लिए, ताकि वो यूरोप के बाकी देशों तक जाए। यानी जैकोबिन क्लब में क्या करते थे लोग, डिस्कस करते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे यूरोप के बाकी देशों के लोग भी मोटिवेट होते थे कि हाँ हमारे अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, हमारे अंदर से मोनार्कियल गवर्नमेंट जाना चाहिए। और जैकोबिन क्लब के इन्हीं प्रयासों की वजह से फ्रेंच आर्मी ने 1790s के आसपास हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में मार्चिंग शुरू कर दिया, और वहाँ के मोनार्कियल गवर्नमेंट को हटाना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि जब रिवॉल्यूशनरी वार शुरू हुआ यूरोप में, देखिए पहले तो फ्रांस में हुआ, उसके बाद फ्रांस के बाकी देशों में हुआ, अब फ्रांस में वार हुआ, फिर यूरोप के बाकी देशों में वार हुआ,
और ये वार किसके अगेंस्ट हो रहा है? मोनार्कियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है। और ये वार कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है, फ्रांस की आर्मी कर रही है। और इसको इनवाइट कौन कर रहे हैं? तो वहीं के लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि उनके यहाँ मोनार्कियल गवर्नमेंट हटके फिर से उनके यहाँ रिपब्लिक गवर्नमेंट आए। तो वही लिखता है कि जब आउटब्रेक रिवॉल्यूशनरी वार जो है फ्रेंच आर्मी जो है वो कैरी कर रही है, with the outbreak of the Revolutionary War, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. पहले तो रिवॉल्यूशनरी नेताओं ने फ्रांस में जो है नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को ग्रो कराया। अब जो है यहाँ पे फ्रेंच आर्मी जो है नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को ग्रो करा रही है। अब क्या होता है, इसी बीच नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है। नेपोलियन को लोग स्टार्टिंग में बहुत लाइक करते हैं क्योंकि नेपोलियन के जो आइडियाज़ थे ना, नेपोलियन ने जो आइडिया इंट्रोड्यूस किया था वो आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय के लीडर से मैच करता था। इसलिए कुछ समय तक नेपोलियन के आइडियाज़ को लोगों ने काफ़ी वैल्यू दिया। नेपोलियन ने एक काम किया, जब नेपोलियन ने रिफॉर्म करना शुरू किया तो उसने यूनिफॉर्मिटी के कॉन्सेप्ट को अपनाया। यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उसने यूनिफॉर्म सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, सारे चीज़ में यूनिफॉर्मिटी लाई। तो जब नेपोलियन ने सारे चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी लाना शुरू किया तो लोगों ने भी अपने आप को इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में तोड़ना शुरू किया। लोगों को भी लगने लगा नहीं, अब वो एक देश का हिस्सा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जाने अनजाने जो चेंजेस किए, उस चेंजेस में जाने अनजाने लोगों के अंदर एक यूनिटी की भावना का जन्म हो गया। अब देखिए नेपोलियन ने क्या क्या ऐसे चेंजेस किए जो कि सपोर्टिव थे और ऐसे क्या क्या चेंजेस किए जो सपोर्टिव नहीं थे, जिसके कारण नेपोलियन को लोगों ने लाइक किया, उसके बाद नेपोलियन को लोगों ने डिसलाइक किया। अब हम लोग जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेपोलियन का क्या इंपॉर्टेंस था और फिर हम लोग इवेलुएट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि नेपोलियन के द्वारा किया गया जो काम था उससे फ्रांस के अंदर और यूरोप के बाकी देशों के अंदर क्या क्या बदलाव आया। तो देखते हैं आगे क्या लिखता है। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। देखो सबसे पहले ही लिखता है कि स्टार्टिंग में नेपोलियन ने सब कुछ को ठीक किया, फिर नेपोलियन ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया और नेपोलियन के कंट्रोलिंग नेचर के कारण नेपोलियन ने सेंसरशिप लगा दिया, टैक्सेशन बढ़ा दिया, फोर्स आर्मी रिक्रूटमेंट कराए। इस वजह से बाकी जो चेंजेस किया वो एक मोनार्की गवर्नमेंट को फिर से फ्रांस में ले आया। शुरुआत में फ्रांस में मोनार्की थी, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर फ्रांस में डेमोक्रेसी आई, फिर जैसे ही नेपोलियन ने सत्ता हाथ में लिया कुछ चेंजेस किए जिसको लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन धीरे धीरे उसका अथॉरिटिव नेचर काफ़ी बढ़ा और डेमोक्रेसी खत्म होकर मोनार्की आ गई, जैसा कि आपने देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 में। देखिए क्या दिखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स उसने लाए जिसके कारण पूरा का पूरा सिस्टम जो फ्रांस का था वो रेशनल और एफिशिएंट हो गया। एफिशिएंट यानी कि बहुत ही सुदृढ़ हो गया, काम करने के लिए प्रॉम्प्ट हो गया, कोई भी आप काम करने जाओ तुरंत हो जाएगा। रेशनल मतलब ईमानदार, कोई बेईमानी नहीं, कोई करप्शन नहीं। तो नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे चेंजेस किए। आज आप और हम लोग हर बार गवर्नमेंट के करप्शन की बात करते हैं और हर बार ये बात सामने आती है कि अगर डिजिटलाइजेशन होता है, अगर हम लोग ने डिजिटल आईटी कम्युनिकेशन का यूज़ किया तो थोड़ा बहुत करप्शन से बहुत मुक्ति पा सकते हैं। तो नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जिससे बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, गवर्नमेंट में सुधार हुआ। इस कारण लोगों ने नेपोलियन को पहले काफ़ी लाइक किया। फिर उसने देखिए क्या किया, सिविल कोड ऑफ 1884 को उसने अडॉप्ट कराया जिसके कारण नेपोलियन ने सारे प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए। प्रिविलेजेस मतलब होता है एक्स्ट्रा वैल्यू। फ्रांस के बहुत सारे कास्ट के लोगों को, ग्रुप के लोगों को स्टार्टिंग से ही जो है काफ़ी प्रिविलेजेस मिलते थे, नोबल, कलर्जी, इन सब को पहले से काफ़ी छूट मिलती थी। तो नेपोलियन ने जब सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया, सिविल कोड का मतलब क्या होता है, सिविल मतलब होता है नागरिक और कोड मतलब संहिता, यानी वो रूल्स जो कि लोगों के लिए बनाए गए हैं। हम लोग के भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है जिसमें सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए एक कानून बनेगा। तो नेपोलियन ने सिविल कोड 1804 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था फ्रांस में
और उसके तहत उसने क्या किया, सारे प्रिविलेजेस को खत्म कर दिए। सारे प्रिविलेज को खत्म करने का मतलब कि अब चाहे राजा हो या रंक हो, अपर कास्ट हो या मिडिल कास्ट हो, रिच हो या पुअर हो, सबको जो है इक्वालिटी मिलेगा और सब कानून के नज़र में एक होंगे। और उनको राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और आपको याद होगा जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो राइट टू प्रॉपर्टी दी गई थी लोगों को, लेकिन बाद में जो है फिर केशवानंद भारती केस हुआ और उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो है लीगल राइट बन गई, फंडामेंटल राइट से हटके लीगल राइट बन गई। कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती के बारे में। अभी फिलहाल हम लोग जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इस टॉपिक में जब हम लोग सिविल कोड को पढ़ते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि नेपोलियन ने सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया था एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक कम्युनिटी लाने के लिए, ताकि देश के लोग एक जैसा फील करें। तो ये नेपोलियन का प्लस पॉइंट था। इसके पहले भी जो आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो चेंजेस किए, ये भी नेपोलियन का प्लस पॉइंट था। आगे देखिए क्या लिखता है नेपोलियन का प्लस पॉइंट और क्या क्या था। नेपोलियन ने जब ये सारे चेंजेस किए तो डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, यहाँ भी नेपोलियन ने कुछ चेंजेस किए। यहाँ चेंजेस कैसे किए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, फेडरल सिस्टम को खत्म किया। फेडरल सिस्टम बोलते हैं जो कभी इंसान जो है किसी को गुलाम बनाता है, जिसको दास प्रथा बोलते हैं, सामंतवादी प्रथा बोलते हैं, तो सामंतवादी प्रथा को खत्म किया। फ्रीड पीजेंट, जो भी पीजेंट थे उनको खत्म किया। सिर्फडम जो थे उनको खत्म किया। मोनार्कियल ड्यूज को खत्म किया। मैनोरियल ड्यूज को खत्म किया। ये क्या है पहले समझ लीजिए। फ्रीड पीजेंट, पीजेंट होता है ऐसा किसान जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं होती है, तो ऐसे भूमिहीन किसान जिसको गुलाम बना लिया गया था उसको फ्री किया गया। किससे, सर्फडम से, यानी सामंतवादी प्रथा से, जिसमें लोग उसको गुलाम बना लेते थे, वो प्रथा को खत्म किया। और मिडावियल हिस्ट्री में आप पढ़िएगा कि फेडरलिज्म से जो है मिडावियल हिस्ट्री कैसे इन्फ्लुएंस था। मैनोरियल ड्यूज, मैनोरियल ड्यूज का मतलब होता है जो भी जमीन का लगान था वो सब खत्म कर दिया। टाउन्स में भी बहुत सारे चेंजेस किए। ग्लीड रिस्ट्रिक्शन को खत्म किया। ग्लीड रिस्ट्रिक्शन, जब लोग ग्रुप बना के व्यापार करने के लिए, सामान को बेचने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, तो उनको ऐसे करने से रोका जाता था, तो ग्लीड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव कर दिया। पीजेंट, आर्टिस्ट, वर्कर और जितने भी बिजनेसमैन थे उनको काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो ये सारा जो था ना, नेपोलियन ने अच्छा काम किया। इसके कारण नेपोलियन ने नेशनलिज्म के फीलिंग को काफ़ी बूस्ट कर दिया। नेपोलियन ने क्या किया समझिए ध्यान से। जितने भी चेंजेस किए नेपोलियन ने, ये सारे चेंजेस ने नेपोलियन ने क्या किया, पूरे फ्रांस को एक कर दिया। बाकी देशों में चेंजेस लाए, बाकी देशों में भी यूनिफॉर्मिटी लाई, तो बाकी देशों में भी जो है इसने क्या किया, नेशनलिज्म के फीलिंग को और ग्रो करा दिया। यानी नेपोलियन ने अपने काम से, अपने अच्छे कामों से यूरोप के बाकी देशों में भी जो है यूनिफॉर्मिटी लाई। और यूरोप के बाकी देशों में यूनिफॉर्मिटी आने की वजह से, यूरोप के बाकी देशों में जब यूनिफॉर्मिटी आई तब इनके अंदर भी नेशनलिज्म के फीलिंग का ग्रोथ हुआ। अब देखते हैं आगे नेपोलियन ने क्या किया। बिजनेसमैन हो चाहे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हो, उनको भी काफ़ी छूट मिली, क्योंकि यूनिफॉर्म लॉ आया, स्टैंडर्डाइज वेट आया, मेज़र आया। मैंने एसआई यूनिट की बात की थी। पहले क्या था कि 1 किलोग्राम में कहीं पे 1000 ग्राम होता था, कहीं 1 किलोग्राम में 900 ग्राम होता था, तो काफ़ी कन्फ्यूजन था, लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। नेपोलियन ने स्टैंडर्ड वेट लाया, यानी हर तरह से नेपोलियन ने कोशिश किया हर चीज़ में स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने का। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या, हर चीज़ में स्टैंडर्ड, एक जैसा, यूनिफॉर्मिलिटी लाया। और जब नेपोलियन ने यूनिफॉर्मिटी लाना शुरू किया तो फ्रांस हो चाहे हॉलैंड हो चाहे इटली हो चाहे तुम्हारा कोई और उसके नेशंस हो, वो सब के अंदर एक कॉमन फीलिंग आ गई। और वो कॉमन फीलिंग ये आई कि वो लोग जो हैं वो क्या है, फ्रांस के लोग हैं, वो लोग जो है इटली के लोग हैं, उनके अंदर स्टेट का फीलिंग खत्म होने लगा। और उनके अंदर अब जो फीलिंग आई उस फीलिंग को कहते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग।
अब देखिए क्या होता है, कॉमन नेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। हर राज्य का अपना पहले करेंसी होता था, जैसे एज पर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं तो 28 का अपना करेंसी हो, काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। बिहार अपना करेंसी चला है, पंजाब अपना चला है, तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो नेपोलियन ने देखा कि फ्रांस के अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, सब अपना अपना करेंसी चला रहा है, तो उसने क्या किया, कॉमन नेशनल करेंसी लाया। अब कॉमन नेशनल करेंसी आ गया, पूरे इंडिया में रुपया है, अब कहीं भी जाओगे तो आपको एक्सचेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या हो गया, कॉमन नेशनल करेंसी आने से सामान की खरीद, पूंजी का बंटवारा, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, एक रीजन से दूसरे रीजन तक करना आसान हो गया। एक रीजन से दूसरे रीजन तक करना आसान हो गया, यानी बिहार और पंजाब अब दोनों पे रुपया चल रहा है। पहले क्या था, बिहार की अपनी करेंसी थी, पंजाब की अपनी करेंसी थी, बहुत दिक्कत होती थी, तो उनमें अलगाव की भावना हो गई थी। लेकिन अब बिहार और पंजाब दोनों में रुपया है, तो लोग जुड़ाव फील कर रहे थे। तो कॉमन नेशनल करेंसी आने से जो है सारे स्टेट्स के लोग कनेक्टेड हो गए, अब वो एक अपने आप को नेशन के रूप में देखने लगे। तो नेपोलियन ने ये सारे जो चेंजेस किए, कॉमन करेंसी ले आया, कॉमन लैंग्वेज ले आया, इससे क्या हुआ कि जितने भी अलग अलग स्टेट्स थे फ्रांस के अंदर, वो अब अपने आप को कलेक्टिव रूप से देखने लगे। लेकिन आपको तो पता ही है कि आप जब कुछ अच्छा करने जाओ तो अच्छाई जो है वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, अच्छाई सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी मतलब देयर आर मेनी थिंकर्स, देयर आर मेनी अप्रोचेस, देयर आर मेनी पार्ट्स। और आसान शब्दों में बोलूं कि जब आप गुडविल करते हो तो वो सब्जेक्टिव नेचर का होता है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। उसी तरह से नेपोलियन के चेंजेस को भी कुछ लोगों ने जो है साकारा, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। वही लिखता है, रिएक्शन ऑफ लोकल पीपल इन द फ्रेंच रूल वाज मिक्स्ड। ये क्या थे, मिक्स थे। मिक्स कहने का मतलब क्या हुआ, मिली जुली थी। कुछ लोग अच्छा मानते थे नेपोलियन को, कुछ लोग खराब मानते थे। खराब क्या मानते थे, क्या कारण था, हम लोग अभी देखेंगे। अच्छा क्यों मानते थे, हम लोग देख चुके हैं। अब नेपोलियन ने देखा कि अगर हमने इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी है तो थोड़ा कंट्रोल भी होना चाहिए। नेपोलियन ने एक स्ट्रिक्ट रूल्स फिर लाने शुरू कर दिए, ताकि लोग के अंदर जो है डिसिप्लिन हो, वो लोग यूनिफॉर्म लॉ को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर सके। लेकिन उसके जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। अब वो कौन से रूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए, देखिए यहाँ पे। यहाँ सबसे पहले बहुत सारे जगहों पे, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल, मैनिया, मिलान, वार्सोवा, फ्रेंच आर्मी जो है उसका स्वागत हुआ इन सारे देशों में। देखिए क्या लिखता है, मैंने आपको बताया था कि फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी ने क्या कहा था। फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी ने कहा था ये फ्रांस के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो यूरोप के बाकी देशों को आज़ाद करें। तो यूरोप के बाकी देशों को आज़ाद करने के इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हॉलैंड में, ब्रुसेल्स में, स्विट्ज़रलैंड में, वार्सोवा में, मिलान में, मेन्स में, इन सब जगहों पे फ्रांस की आर्मी गई वहाँ के मोनार्कियल गवर्नमेंट को हटाने के लिए। और वहाँ के लोगों ने उनको जो है हर बिगनर ऑफ लिबर्टी बोला। हर बिगनर ऑफ लिबर्टी का मतलब फ्रीडम का अग्रदूत, यानी कि स्वाधीनता का अग्रदूत कहा, आज़ादी का अग्रदूत बोला कि भाई आपके कारण ही हमें आज़ादी मिलेगी। यानी इन देश के लोगों ने फ्रांस की आर्मी का वेलकम किया कि आप आए हो हमें मुक्त कराने के लिए, ऐसी फीलिंग्स थी। यानी हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल, मेंस, मिलान, वार्सोवा, इन सब जगहों पे फ्रांस की आर्मी को वेलकम किया गया, स्वागत किया गया कि आप हमारे देश में आकर के मोनार्कियल सिस्टम को हटाइए और यहाँ भी अपने देश जैसा डेमोक्रेसी लाइए। अब देखिए क्या होता है, यहीं से फ्रांस में थोड़ी अस्थिरता आती है, और ये अस्थिरता जो है नेपोलियन के कारण होता है। मैंने आपको बोला था नेपोलियन ने थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे। स्टार्टिंग में नेपोलियन के द्वारा जितने भी चेंजेस किए गए लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन जैसे ही नेपोलियन ने स्ट्रिक्ट रूल बनाया तो इंथुजियाज्म टर्न हो गया हॉस्टैलिटी में। कहने का मतलब हुआ कि जो भी लोगों का जोश था ना, अब वो जोश खत्म हो गया। अब नेपोलियन को लोग बुरा मानने लगे, और कुछ ऐसे चेंजेस नेपोलियन ने किए जिसके कारण जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम जो था दोनों में क्लैश होने लगा। It became clear that new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom।
यहाँ बात करता है पॉलिटिकल फ्रीडम की, कि सरकार अगर अच्छे से काम नहीं करे तो सरकार का विरोध करने का अधिकार कहलाता है पॉलिटिकल फ्रीडम, अपना सरकार बनाना कहलाता है पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन नेपोलियन ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ऐसे कर दिए जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सिस्टम में क्लैश होने लगा, पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को नहीं मिली। अब कौन कौन से फ्रीडम छीन लिए गए देखिए। सबसे पहले तो है टैक्सेशन बढ़ा दिया गया। नेपोलियन बहुत वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट करना चाहता था। वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट करने का मतलब क्या है कि उसको बहुत तेजी से विकास चाहिए था, और किसी भी देश को विकास करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, रेवेन्यू की जरूरत होती है, कर की जरूरत होती है। और इसके लिए नेपोलियन ने टैक्स को बढ़ा दिया, सेंसरशिप ला दिया। सेंसरशिप का आपको मालूम ही होगा, आजकल वेब सीरीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप सरकार लगा रही है, यानी कि बोलने की आज़ादी, कुछ व्यक्त करने की आज़ादी पे रोक लगाया गया। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच नेशनल आर्मी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस के लोगों ने, रिवॉल्यूशनरी ने ये बोला था कि मुझे यूरोप के बाकी देशों को भी आज़ाद करना है, तो यूरोप के बाकी देशों को आज़ाद करने के लिए बाकी देशों पर चढ़ाई करनी होगी, उनके ऊपर अटैक करना होगा, वहाँ के मोनार्की से फेस टू फेस लड़ना होगा, उसके लिए ज़्यादा सैनिकों की आवश्यकता होगी। इसलिए नेपोलियन ने फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन किया, फोर्स रिक्रूटमेंट किया फ्रेंच आर्मीज में लोगों का, ताकि यूरोप के बाकी देशों को भी वो कंट्रोल कर सके, वहाँ भी जो है मोनार्की सिस्टम को, जो है वहाँ के मोनार्की सिस्टम को हटा करके अपना जो है यूनिफॉर्म सिस्टम ला सके। और इन सब के वजह से नेपोलियन ने जितना अच्छा काम किया वो सब आउटवेट हो गया, आउटवेट द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ये सब उसके थोड़े से ऐसे काम थे जो कि लोगों ने उसको डिसलाइक किया। इन सब कामों को लोगों ने इतना डिसलाइक कर दिया कि नेपोलियन के जो भी अच्छे काम थे लोगों ने भुला दिया। हालांकि आप गौर से देखिए तो डेवलपमेंट के लिए टैक्स तो चाहिए, नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिया। अगर आप उसको लुइस 15 और 16 से कंपेयर करते हैं तो लुइस 15 और 16 भी टैक्स देता था, लेकिन वो टैक्स जो है वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए लेता था। यहाँ जो है नेपोलियन ये देश की डेवलपमेंट के लिए लगा रहा था। उसने सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप का मतलब कि बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई उससे, और ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में लोगों को रिक्रूट करा रहा था। हाँ, देश की आर्मी में जाने का सबको शौक है, लेकिन एक लोगों की इच्छा होती है, लोगों की इच्छा के बगैर उसको रिक्रूट कर रहा था। और ये सभी कामों ने नेपोलियन को बुरा बना दिया, उसके सभी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस फेल हो गए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस सारे फेल हो गए, लेकिन लोगों के बीच में उसने एक कलेक्टिविटी का भावना का ग्रोथ करा दिया। कलेक्टिविटी का भावना का ग्रोथ का मतलब अब लोग एक दूसरे से जुड़ाव फील करने लगे। अब लोगों ने एकजुट होकर के नेपोलियन का विरोध किया कि भाई हम लोग तो अब एक राष्ट्र के लोग हैं, और पहले भी हमारे अंदर डेमोक्रेसी थी। तुम ये जो चेंजेस लाए स्टार्टिंग में अच्छा चेंज लाए, लेकिन सेंसरशिप ला दिया, जबरदस्ती सेना में बहाली कर रहे हो, टैक्स भी बढ़ा दिए, ये सबसे डेमोक्रेसी तो बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये अब आपको यहाँ पे सोचना है, अब आपको यहाँ पे इवेलुएट करना होगा कि नेपोलियन के कौन कौन से चेंजेस ने फ्रांस और बाकी देशों में नेशनलिज्म के आइडिया का ग्रोथ कराया, और उसके ऐसे कौन कौन से चेंजेस थे जिसके कारण फ्रांस के लोग और बाकी देशों के लोगों ने उनसे नफरत करना शुरू कर दिया। हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, बुराई होती है। नेपोलियन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद अपना रोल प्ले करना शुरू किया तो कुछ चेंजेस ऐसे लाए जिससे फ्रांस, ना केवल फ्रांस बल्कि यूरोप के बाकी देश भी उसको फॉलो करने लगे, और फॉलो करते करते यूरोप के बाकी देश भी जो है वो फ्रांस की तरह बनने लगे। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस आ गए, जैसे टैक्स बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया, ज़बरदस्ती फोर्स में बहाली कराई गई। इसके वजह से नेपोलियन को लोगों ने डिसलाइक कर दिया, जिसके कारण नेपोलियन को काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे ये टॉपिक अब हम लोग का फिनिश होता है। आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट से आप पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनालाइज एंड इवेलुएट द रोल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द नेशनलिज्म ऑफ यूरोप। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।